Hello learners, welcome back to my channel Full KVS मैदान सीरीज चैप्टर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है रिसर्च के स्टेप्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं रिसर्च क्या होती है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करना, जिसका मेन एम होता है नए फैक्ट डिस्कवर करना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना या फिर नए नॉलेज को क्रिएट करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिसवेल के अकॉर्डिंग 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं रिसर्च में। ओके, तो पहला होता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले रिसर्चर को डिसाइड करना होता है वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सेकंड होता है कलेक्टिंग डेटा, उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम के आंसर्स के लिए रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड होता है प्रेजेंटिंग द आंसर, जब डेटा एनालाइज हो जाता है तो फाइनल आंसर या कंक्लूजन प्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको रिसर्च का प्रोसेस दिख रहा होगा। स्टेप 1 फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेप 2 प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, स्टेप 3 डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, स्टेप 4 सेलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स और सैम्पल्स, राइटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, 6 है कलेक्टिंग डेटा, 7 है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, 8 है राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक स्टेप 1 से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिसर्च का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो पूरा रिसर्च वीक बन जाएगा, इसलिए रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले रिसर्चर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करता है। जैसे एक टीचर का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर स्टूडेंट के बिहेवियर में। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? डिवाइडिंग ब्रॉड एरियाज इनटू सब एरियाज, बड़े एरियाज को छोटे एरियाज में चेंज करना। जब ब्रॉड टॉपिक मिल जाता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे अगर टॉपिक है स्टूडेंट वायलेंस, तो सब एरिया हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड, रीजन ऑफ वायलेंस, सोशल इम्पैक्ट एक्सेट्रा। थर्ड है फोकसिंग ऑन द सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सारे सब एरियाज में रिसर्चर को 1 या 2 स्पेसिफिक एरियाज चूज़ करने चाहिए जिसमें उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट हो, क्योंकि हर सब एरिया पर काम करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाइंग द गैप एंड रेजिंग द रिसर्च क्वेश्चन। जब एरिया फिक्स हो जाता है तो रिसर्चर सोचता है कि इस टॉपिक में क्या क्या अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लिस्ट करता है जो रिसर्च के थ्रू सॉल्व करने हैं। फिर है 5th फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो क्वेश्चंस आपने लिस्ट किए हैं उन्हीं से आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, जैसे टू स्टडी द कॉज ऑफ स्टूडेंट वायलेंस इन स्कूल। नंबर 6 एसेसिंग एंड रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं तब रिसर्चर अपने स्टडी पॉपुलेशन डिसाइड करता है, जैसे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या फिर टीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या मेन कंसिडरेशन होती है सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते वक्त हम क्या क्या चीज़ें ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमेशा ही ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है इंटरेस्ट। टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड रहोगे। जो चीज़ें या जो टॉपिक आपको नहीं पसंद, अगर आप उसमें रिसर्च करने वाले हो तो आप बहुत जल्दी ही हार मान जाओगे। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा रिसर्च करने में। ठीक है, सेकंड है मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। टॉपिक ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा, आपका टाइम और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मैनेजेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। जो कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो उन्हें मेजर करना इजी होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए इंडिकेटर्स और टूल के बीच में। ठीक है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। जो टॉपिक चूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंस। टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन्हांस करे या गैप को फिल करे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। आपके टॉपिक्स के लिए डाटा अवेलेबल होना चाहिए, वरना रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एथिकल इश्यूज़। रिसर्च में एथिक्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे डेटा प्राइवेसी, कंसेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू की।
ये भी स्टेप 1 के अंदर ही आता है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू एक रिसर्च प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कोई रिसर्चर अपना रिसर्च स्टार्ट करता है तो उससे पहले उस टॉपिक पर ऑलरेडी की गई स्टडीज़, थ्योरीज और रिसर्च को देखना होता है। इसी प्रोसेस को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि क्या करता है ये, ब्रॉडन द नॉलेज, नॉलेज को ब्रॉड करता है, हमारे अंदर क्लैरिटी लेकर आता है। जिस टॉपिक पे हम काम करने वाले हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। हमारी मेथोडोलॉजी रिसर्च को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और हमारे पास जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करने में भी मदद करता है, ठीक है। वैल्यू एडिशन करता है हमारी टॉपिक में, ठीक है। जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी नॉलेज ऐड करता है और हमारी नॉलेज को सपोर्ट करता है। लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? लिटरेचर रिव्यू से रिसर्चर को उनके रिसर्च टॉपिक के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। रिसर्चर को पता चलता है कि इस एरिया में अब तक ये वर्क हुआ है या गैप्स हैं जो हमें फिल करने हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर और फोकस बनाता है। इसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है क्योंकि आप अपने काम एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेटेड कर रहे हो। लिटरेचर रिव्यू से आपको पता चलता है कि कौन से मेथड्स यूज़ हुए हैं और आपको किस रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। जब फाइंडिंग्स आती हैं तो उन्हें कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद मिलती है, मतलब कि आपका काम एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं। सर्च करना, पहले रेलेवेंट बुक्स, जर्नल्स, इंटरनेट सोर्सेज से चीज़ों को सर्च करो, ठीक है। उसके बाद रिव्यू करो, ऐसे यूज़फुल कंटेंट को सेलेक्ट करके स्टडी करो। फ्रेमवर्क बनाओ, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी करो। अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? बुक हो सकती है, हम बुक से पढ़ सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, जिसमें रिसर्च करने वाले हैं उसके बारे में। जर्नल से पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट से चाहें तो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बस ध्यान इतना सा रखना है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है बिब्लियोग्राफी। जो सोर्सेज यूज़ किए गए हैं लिटरेचर रिव्यू में उन सब का एक लिस्ट एंड में दिया जाता है, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप रिसर्च में क्या अचीव करना चाहते हो। ये आपके स्टडी के गोल्स होते हैं जो बताते हैं रिसर्चर क्या जानना, समझना या क्या प्रूव करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ओवरऑल एम ऑफ द स्टडी होता है, जैसे टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। ये एक मेन एम है। अब सब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें जो आपने मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्वेस्टिगेट करने वाले हो, ठीक है, वो हो जाते हैं सब ऑब्जेक्टिव्स। To compare the impact of online learning between urban and rural students, to measure student satisfaction with online learning tools, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो गई? सब ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगी। मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो आपका टॉपिक है, और सब ऑब्जेक्टिव क्या है? जो उस टॉपिक के अंदर आप छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करने वाले हो, छोटे छोटे टॉपिक को रिसर्च करने वाले हो, क्या वो हो जाएगा सब ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है। अब बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑब्जेक्टिव। एक गुड ऑब्जेक्टिव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली लिस्टेड, हम क्या कर सकते हैं? उसे न्यूमेरिकली लिस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड कंप्लीट। जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हर ऑब्जेक्टिव में एक ही एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एक्शन वर्ब्स का यूज़ करो, जैसे टू फाइंड आउट, टू मेजर, टू एक्सप्लोर, टू एक्सेस, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? टू द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स एंड स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक्सप्लोर करें कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो गया मेन ऑब्जेक्टिव। अब सब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। किस एक्सटेंट तक ये दोनों एक दूसरे से इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप है, हम ये पता करते हैं, ठीक है। टू कंपेयर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। तो मॉडर्न टीचिंग जो है, ये टेक्निक्स जो है वो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, फिर पता लगा रहे हैं कि क्या इसका रिसर्च निकल कर आता है। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग एंड दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट टू लर्न। तो जो स्टडी है मॉडर्न टीचिंग का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो बच्चों के मोटिवेशन पे
पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या मेंटल इमेज, जैसे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। लेकिन ये डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते, इसलिए रिसर्च में इन्हें समझना और मेजर करने के लिए डेफिनेशन और इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले वेरिएबल होते क्या है। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो वैल्यू चेंज कर सकती है, कुछ भी जो मेजर किया जा सकता है और जिसका वैल्यू डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि किसी रिसर्चर या एक्सपेरिमेंट में जब हम कहते हैं वेरिएबल्स तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे जेंडर, एज, मार्क्स, इनकम, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब वेरिएबल्स हैं, लेकिन हर वेरिएबल का अपना एक रोल होता है और उन्हें मेजर करने के लिए स्पेसिफिक तरीके होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को पहले दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है क्वांटिटी वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल ये वो वेरिएबल होते हैं जो नंबर्स या अमाउंट में मेजर किए जाते हैं। ठीक है, एज, इनकम, हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो टाइप या काइंड के शो में किए जाते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल ये वो वेरिएबल होते हैं जो टाइप या काइंड को शो करते हैं, लाइक मेल, फीमेल, रिलीजन, ब्लड ग्रुप। ये क्या है, इसमें और सारी कैटेगरीज, ब्लड ग्रुप भी बहुत सारी कैटेगरीज। ठीक है, जेंडर में बहुत सारी, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर जो भी, या फिर रिलीजन हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है ना। तो ये क्या हो गया, कैटेगरीज में आ गई बात। अब आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जाता है, ये कॉज बनाते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल जो होते हैं ये मैनिपुलेट किए जा सकते हैं रिसर्चर के द्वारा। ठीक है, अब दूसरे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इफेक्ट होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलने से बदलता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोचिंग और परफॉर्मेंस। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक कोचिंग पढ़ने से बच्चे की परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ता है। तो कोचिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और परफॉर्मेंस क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग पर ही कौन डिपेंड है, परफॉर्मेंस डिपेंड है, अच्छी हो रही है कि घट रही है। ठीक है, इसके सिवा और भी वेरिएबल्स होते हैं। एक है इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आता है और प्रोसेस को समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल स्मोकिंग से क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है हमारा, और इससे टिश्यू डैमेज होती है जो कि लंग कैंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मोकिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल है हमारा, इससे क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रही है हमारी, और टिश्यू से मतलब हमें लंग कैंसर हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, किसी से कनेक्ट करने की हमें कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा एक्सटेंशियस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, लेकिन रिसर्चर ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। अगर ये वेरिएबल असली कॉज बन जाए तो कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचिंग इफेक्टिवनेस के स्टडी में स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है। ओके, बेस्ड ऑन मेजरमेंट यूनिट कुछ और भी कैटेगरीज है। एक है कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, जो एक ही वैल्यू रखता है, जैसे कि सब लोग एक ही क्लास के हैं तो एक कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है। डायकोटोमस वेरिएबल, ये क्या होता है, दो कैटेगरीज होती हैं इसमें, मेल फीमेल, पास या फेल, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, पॉलीटोमस वेरिएबल, इसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। ठीक है, ऐसा कुछ। मेजरिंग वेरिएबल, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल को किसी स्केल पर नापना। ठीक है, एस स्टीवेंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल्स होती हैं। ठीक है, पहली है हमारे पास नॉमिनल स्केल, सिर्फ नेमिंग और क्लासिफिकेशन के लिए होती है। लाइक इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, मेल और फीमेल, ये क्या हो गए, जेंडर पे डिवाइड हो गए।
फिर आता है रिलीजन, मैंने कहा था ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे क्या हो गए, रिलीजन पे डिवाइड हो गए। तो ये एक नॉमिनल स्केल होती है, इसमें क्लासिफिकेशंस होती हैं सिर्फ, ओके, कोई रैंक की ऑर्डर नहीं होता। सेकेंड है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, ठीक है। ऑर्डर या रैंक होता है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। या फिर कहूँ मैं एटीट्यूड को, अगर बात करें एटीट्यूड की, तो स्ट्रांगली एग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। लोअर मिडिल हायर, ऐसा करके ये क्या है, रैंकिंग है, ऑर्डर है, ओके। इसके बाद आता है इंटरवल स्केल। ऑर्डर प्लस इक्वल डिस्टेंस होती है लेकिन जीरो आर्बिट्री होता है। एग्जाम्पल सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री डजंट मीन एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब जीरो की कोई खुद की वैल्यू है, जीरो का मतलब ये नहीं है कि निल है, नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कोई टेम्परेचर तो है, ठीक है, हम उसे ये नहीं मानते कि है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है रेशियो स्केल, सबसे पावरफुल स्केल। इसमें ऑर्डर होता है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं, ट्रू जीरो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एज हाइट इनकम, जैसे कि एग्जाम्पल और ले सकते हैं 20 ईयर्स इज डबल ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो रेशियो स्केल के अंदर आती हैं, ओके। इसकी बात है एटीट्यूडनल स्केल, ओके। अगर हम किसी व्यक्ति के एटीट्यूड, जैसे टीचर के प्रति स्टूडेंट का एटीट्यूड को मेजर करते हैं तो हम एटीट्यूडनल स्केल यूज़ कर रहे हैं। एटीट्यूड के 2 तरीके होते हैं मेजर करने के, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंड का मतलब होता है रिस्पॉन्स लिखकर हम बताते हैं, और क्लोज एंड का मतलब होता है फिक्स ऑप्शंस होते हैं और हमें उससे टिक मारना होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं एटीट्यूडनल स्केल के। पहला है हमारे पास लिकर्ट स्केल, सबसे कॉमन एंड इजी स्टेटमेंट को रेट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, रेट करो इसमें से 1 to 5 में, डिसएग्री में 1 to 5 से रेट करो, ऐसा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, टोटल स्कोर से एटीट्यूड का लेवल पता चलता है, ठीक है। इसमें बात आता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नो द सब्जेक्ट, तो स्ट्रांगली एग्री कुछ भी नहीं, यूनिट मतलब न्यूटर कुछ नहीं, 0, डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिकार्ट स्केल का हो गया। सेकंड है थंडरस्टोन। थंडरस्टोन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर स्टेटमेंट का अलग वेट होता है, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्केल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट नॉलेज को मैंने कहा है कि 1.5, हेल्पिंग नेचर 1 नंबर, टीचिंग स्किल्स 2 नंबर। तो हर एक आपका जो स्टेटमेंट में, मतलब हर एक चीज़ जो पूछूंगी, पढ़ाती कैसा है, 10 में से 2 नंबर, बातें कम्युनिकेशन कैसी है मैम की, 10 में से 5 नंबर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसी है मैम की, फिर मैम का नेचर कैसा है, 10 में से 5-6 नंबर, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों पर, ठीक है, अलग अलग आपका क्या रहता है, मार्क्स रहते हैं, स्कोर रहते हैं। फिर आता है गटमैन स्केल, ठीक है, बेस्ड ऑन रेशियो स्केल। ये रेशियो स्केल पे बेस्ड होता है और बहुत हार्ड होता है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। हायरार्किकल पैटर्न फॉलो करता है ये, ओके। अब हम बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस की। फैक्टर एनालिसिस, जब रिसर्चर के पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया जाता है। ये सिमिलर वेरिएबल्स का ग्रुप होता है, हर ग्रुप को एक फैक्टर कहा जाता है, यूजफुल इन क्वेश्चनर डिज़ाइन एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ओके। वेरिएबल रिसर्च का हार्ट होता है, अगर उन्हें सही तरीके से समझा, मेजर किया जाए, तो एनालिसिस किया जाए, तो रिसर्च की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक्सटेंशियस वेरिएबल हो या एटीट्यूडनल स्केल हो, सबका अपना रोल और इम्पॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मुझे किस चीज़ का आंसर चाहिए, या मैं किस चीज़ को प्रूफ या डिसअप्रूव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसी प्रेडिक्शन को या हमारी सोच को जो आउटकम के बारे में होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस का प्लूरल होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस है क्या, पहले तो अ हाइपोथेसिस इज बेसिकली एन एजुकेटेड गेस या एजम्पशन होता है, ठीक है।
जिसे हम टेस्ट करते हैं डेटा के थ्रू। रिसर्चर के पास एग्जैक्ट ट्रुथ नहीं होता, बट एक हंच होती है। इसी हंच के बारे में टेंटेटिव प्रपोजिशन बनाई जाती है जिसे टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस गिरती है, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाइपोथेसिस के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें देख लेते हैं। टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अभी पक्का नहीं है, टेस्ट करना बाकी है, मतलब एक गेस टाइप का। वैलिडिटी नोन नहीं होती, ठीक है, यहाँ इसका सच या झूठ पता नहीं होता हमें। दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बताता है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताया जाता है। जनरलाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ एक केस पर नहीं, ब्रॉडली अप्लाई हो सके। तो ये अगर हम कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं तो जनरलाइज फॉर्म में होनी चाहिए, सबके ऊपर अप्लाई हो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं किसी पर्टिकुलर एक या दो लोगों पर अप्लाई हो तो वो काम की नहीं है। सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। अब मेन फंक्शंस की बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अगर बनाया तो रिसर्च इजी हो जाती है। इसे कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि रिसर्चर रिसर्च को फोकस्ड और क्लियर बनाता है, ठीक है, सैम्पल डिज़ाइन में हेल्प करता है हमारी, स्टडी के ऑब्जेक्टिव बताता है, मतलब पर्सनल बायस कम हो जाती है। इसके साथ साथ थ्योरी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, न्यू थ्योरीज बनाने का बेस बनता है, ठीक है। अब हमारी हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है। तो पहली है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अब डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, जब आप किसी चीज़ का प्रेजेंट स्टेटस या कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, अर्बन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरा है रिलेशनल हाइपोथेसिस, जब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बनाया जाता है। एग्जाम्पल, अर्बन पेरेंट्स ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर, तो ये अर्बन और रूरल का हो गया रिलेशन। फिर होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है ये बताया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जहाँ पर शो हो वो होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, सैलरी बढ़ने से लोग ज़्यादा खर्च करते हैं फूड पर, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में हम दो तरह से हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई डिफरेंस या कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अल्टरनेटिव कहता है कि कोई डिफरेंस या इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, आपको लगता है कि रूरल एरिया के स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो दो बनाएंगे, एक होगी नल और एक होगी अल्टरनेटिव। तो नल हाइपोथेसिस कहती है, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट रेसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे वो अर्बन का हो चाहे वो रूरल का हो, इससे मतलब नहीं होता ड्रॉप आउट से, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव कहती है चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, ये चीज़ मैटर करती है ड्रॉप आउट रेट पर, ठीक है। यह है कॉन्सेप्ट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। इसके बाद है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जब आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन ज़्यादा या कम है, ठीक है, और जैसे लाइक एग्जांपल, गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज़ इन एकेडमिक्स, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होगी, जब आप सिर्फ ये कहते हो कि डिफरेंस है पर नहीं बताते कौन बेटर है, ठीक है। जैसे देयर इज अ डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन अब बॉयज़ अच्छे हैं या गर्ल्स अच्छे हैं ये किसी ने नहीं बताया, तो यहाँ पर डिफरेंस तो होता है पर हम बताते नहीं है बेटर कौन है। ओवरऑल
हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है जो रिसर्चर टेस्ट करता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ये रिसर्च के लिए डायरेक्शन और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, रिलेशनल हो या एक्सप्लेनेटरी हो। हाइपोथेसिस बनाने से रिसर्च फोकस और साइंटिफिक बन जाती है। ठीक है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना, हर रिसर्च में हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं, पर अगर हो तो बहुत यूज़फुल होती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है डेटा के थ्रू और फिर उसका रिजल्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, अपने रिसर्च का पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, इन सब का प्लान बनाना होता है। इसको हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, ये एक तरह से रोड मैप होती है आपके रिसर्च की। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन एक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग प्रोसेस है। रिसर्च का स्कोप क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड्स का यूज़ करना है, डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज कैसे करना है, कितने लोगों का सैंपल लेना है और डेटा एनालाइज क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। यानी रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है जो आपको बताती है कि रिसर्च कैसे करनी है इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंटली एंड साइंटिफिकली। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी। हम भाई किस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हमें रिसर्च करते वक्त नहीं भूलना है। ठीक है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं ये हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना होगा रिसर्च करते वक्त, कहीं हम अपने रास्ते से भटक ना जाएं। फिर होता है मेथड ऑफ कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। किस मेथड से डेटा कलेक्ट होगा, अभी आगे पढ़ेंगे इस बारे में। सर्वे होगा, इंटरव्यू होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, क्या मेथड होगा डेटा कलेक्ट करने का। इसके बाद है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन जो होगी हमारी वो कैसी होगी, कहाँ और कितने लोगों से डेटा लेना है। ठीक है, कहाँ से लेना है मतलब विच मीन्स डेटा हो सकता है हमारा न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, कैटलॉग से, लोगों से बात करके, तो ये सब होता है कहाँ से लेना है। टूल फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का क्या टूल होगा, क्या हम क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर फॉर्म्स भरवाएंगे, या फिर चेकलिस्ट, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कौन से टूल का। उसकी वो तो बात आता है डेटा एनालिसिस। हमारा डेटा एनालिसिस क्या होगा, क्या वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, कैसे अब एनालिसिस करने वाले हैं डेटा को। अब रिसर्च डिज़ाइन के कुछ पर्पस भी होते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। इट मेक रिसर्च एफिशिएंट, ये रिसर्च को एफिशिएंट बनाता है। सेकेंड है रिसोर्सेज का सही यूज़ करना, कम समय और पैसे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फिर होता है बायस कम करने की कोशिश करना है, फिर बायस बिल्कुल ख़त्म करना, बायसनेस होनी नहीं चाहिए आपके रिसर्च में। ठीक है, फिर है रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इससे रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की वैल्यू बढ़ती है। जितना रिलायबल होगी और ऑब्जेक्टिविटी होगी वो आपकी रिसर्च उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक ही बार डेटा कलेक्ट करना होता है यहाँ पर। ठीक है, एक ही बार डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा को बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस डेटा को। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का हॉलीडे प्रेफरेंस के बारे में पूछना। ठीक है, फिर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, मल्टीपल टाइम को डेटा कलेक्ट करना, मल्टीपल टाइम्स डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। एक मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की हेल्थ बार बार चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ही इंसान का डेटा बार बार लेना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सैलरी इंक्रीज़ के पहले और बाद एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन देखना, तो एक ही एम्प्लॉय है लेकिन सैलरी पहले जो थी अभी जो हो गई, उसी चीज़ का डेटा को हम कलेक्ट करके सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है क्रॉस सेक्शनल में कि डेटा एक बार लेना है, हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, हमें बार बार डेटा लेना पड़ता है लेकिन सेम पर्सन से लेना पड़ता है। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड, ये दो पार्ट में डिवाइड, एक है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। तो रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन कहता है कि पास्ट में जो चीज़ हो चुका है उसकी स्टडी करना। ठीक है, एग्जाम्पल 2020 में हेल्थ इश्यूज़ के कॉजेस पढ़ना, हेल्थ इश्यूज़ आए थे उनका क्या रीज़न था, कोरोना के बारे में पढ़ना, ये पास्ट इवेंट्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या कहता है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में स्टडी करना है, फिर प्रिडिक्ट करना है, उसके डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे आने वाले समय में डिसीज़
के स्प्रेड होने का क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है, ये हम स्टडी करें तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन है। ओके, स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम स्टडी डिज़ाइन देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। ओके, ये कॉस्ट इफेक्ट का रिलेशनशिप चेक किया जाता है यहाँ पर कि किसी चीज़ का कॉस्ट से क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो चीज़ इंडिपेंडेंट है उसे हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, एक नए टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ाकर रिजल्ट चेक करना, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गई, ठीक है। ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड भी होते हैं। पहला होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो नए ट्रीटमेंट या मेथड्स को रिसीव करता है, ठीक है, नए मेडिसिन या नए टीचिंग मेथड्स, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप होता है जो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता या कन्वेंशनल मेथड्स को फॉलो करता है, ठीक है, वो होता है कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक इज रैंडमाइजेशन। यहाँ पर जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं वो रैंडम तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने में, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं ग्रुप ऑफ पीपल वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओके, सेकेंड वन इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यहाँ इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है, अब हम कॉस्ट ट्रेस करते हैं। जैसे कि पहले से ही इफेक्ट हो चुका है, सिर्फ हमें कॉस्ट पता लगाना है, काम पहले ही हो गया है, हमें सब पहले से दिख रहा है। मान लो किसी को चोट लग गई है, चोट लग चुकी है, ठीक है। अब इसके पीछे हमें इसका कॉस्ट, चोट लगी कैसे, कॉस्ट क्या है, वो होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। जैसे लोगों की ऑप्शंस कंपेयर करने को अलग अलग नेचुरल ग्रुप्स होते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, ठीक है। इसके भी कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टडी डिज़ाइंस होती हैं इसी की। एक होता है एक्शन रिसर्च, कट लिविन ने दिया था, ठीक है। ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। अगर आपको इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है जो आपको तुरंत ही सॉल्व करनी है, उसके लिए होते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर अपने क्लासरूम प्रॉब्लम्स को समझाकर सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी, एक जैसे एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड रखने वाले लोगों पर रिसर्च करना, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल 1991 में MBA ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को स्टडी करना। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने MBA किया होगा और उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, वो सेम बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, सेम एक्सपीरियंस होगा उनका, और उस चीज़ को स्टडी करने को कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी। ओके, प्लेसिबो डिज़ाइन। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को ना ट्रीटमेंट मिल रही होती है और एक ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही होती है, और जिसे नहीं मिल रही होती उसे ये बात नहीं पता होती है। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च डिज़ाइन एक प्लानिंग टूल है जो आपके रिसर्च जर्नी को ऑर्गेनाइज और लॉजिकल इफेक्टिव बनाता है। ये इंश्योर करता है कि आप राइट डायरेक्शन में सही टूल्स के साथ काम करें और स्टडी डिज़ाइन प्लानिंग को प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट और एनालाइज कर पाएंगे। ओके, हैं स्टेप 3 पे, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम रिसर्च करते हैं तो डेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। डेटा का मतलब वो जानकारी जो फैक्ट्स को एक रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये डेटा हमें मिलते कैसे हैं, उनके लिए हमें एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी डेटा कलेक्शन टूल बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं डेटा के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट है, डेटा उन वेरिएबल्स के फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हाइपोथेसिस के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। सेकेंड वन, जब हम रिसर्च करते हैं तो डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि देखा जा सके कि हाइपोथेसिस के प्रेडिक्शंस के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। नंबर 3, अगर डेटा और प्रेडिक्शन मैच करते हैं तो नल हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है। नंबर 4, अगर मैच नहीं करते तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। इसलिए डेटा की क्वालिटी और वैलिडिटी कम्प्लीटली डिपेंड करती है किसी टूल पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। अब आता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? ये डेटा रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है करंट रिसर्च के लिए, ठीक है। जो रिसर्च जो अभी तुरंत करने वाला है उस चीज़ के लिए इसे कलेक्ट किया जाता है। इसके सोर्सेज हो सकते हैं सर्वे, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स। ये फ्रेश, एक्यूरेट और रिलायबल होता है, ठीक है।
लेकिन इसका कलेक्शन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये प्राइमरी डेटा है तो हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं होने वाली है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। सेकेंडरी डेटा, ये डेटा किसी और ने किसी दूसरी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया होता है। सोर्सेज क्या होते हैं? टीवी, इंटरनेट, बुक या न्यूज़पेपर। ये क्विक और इनएक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन रिसर्चर को देखना पड़ता है क्या डेटा तुम्हारे लिए या फिर हमारे रिसर्च के लिए रिलेवेंट है, क्या डेटा क्रेडिबल है, जहाँ से उठा रहे हैं क्या वो सोर्स वैलिड है, क्या वो सही सोर्स है, ये हमें इंश्योर होना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा किसी इंडिविजुअल ओपिनियन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल ओपिनियन से ये अलग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर रीडिंग, टेस्ट स्कोर्स एक्सेट्रा। सब्जेक्टिव क्या होता है? ये किसी व्यक्ति के ओपिनियन पर बेस्ड होता है, किसी के कुछ थॉट्स हैं वो उस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल कस्टमर का फीडबैक या किसी का रिव्यू। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, इसमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है बिना न्यूमेरिक वैल्यू के। एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस। इस डेटा को एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से होता है। वहीं क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें चीज़ों को नंबर के थ्रू मेजर किया जाता है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है। इसमें लार्जर सैम्पल्स चाहिए होते हैं और जनरलाइज करना इजी होता है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। ये मेथड मेनली बिहेवियरल साइंस में यूज़ होता है। रिसर्चर्स लोगों को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं बिना कुछ पूछे। एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, एक रिटेल चेन अपने कंपटीटर्स के स्टोर में ऑब्जर्वर भेजता है जो कस्टमर बनकर जाते हैं और क्लीनिनेस सर्विस ऑब्जर्व करते हैं वहाँ की। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर। स्ट्रक्चर्ड, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए होता है। अनस्ट्रक्चर्ड, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर या डिस्गाइज ऑब्जर्वर। 5 तरह के ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ चीज़ें जैसे फीलिंग्स, बिलीव ऑब्जर्व नहीं की जा सकती किसी भी व्यक्ति की। ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है क्योंकि, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है क्योंकि हम किसी को कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके बाद ही हम समझ पाते हैं किसी भी चीज़ को कि उनका कैसा बिहेवियर है, वो कैसे रहते हैं, तभी हम अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन कर पाते हैं या डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव कलेक्शन होता है डेटा का यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड का सप्लीमेंट बन सकता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। ये 2 तरह का होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड सर्वे और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे। स्ट्रक्चर्ड सर्वे सेम क्वेश्चन सभी को फॉर्मल फॉर्मेट में दिया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस की लिस्ट होती है और सबसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इंटरव्यूअर से जब इंटरव्यू लेते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जो क्वेश्चन वो आंसर देगा उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के उससे पूछते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम नहीं होता, क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी एडवांटेज होती है जल्दी हमें डेटा मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और यहाँ पे डेटा को डिफरेंट टाइप से कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है यहाँ पर। इसकी लिमिटेशंस है कि ये प्राइवेसी इशू है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से सवाल पूछते हैं तो ये उनकी प्राइवेसी कंसर्न दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, ये लिमिटेशन हो जाती है। रेकुलेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, कभी कभी जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो सवाल सुन के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कॉल करी हमने बात करने के लिए, वो हमारा नाम सुनते ही हम किस कंपनी से बात करें हमारा कॉल ही कट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते और इस तरह की ऑब्जर्वेशन में बायस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल बायस बढ़ जाती है। अब आता है कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड क्या कहता है, देखो यहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं मेल्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू। इसमें सबसे पहले आता है मेल क्वेश्चनर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, मतलब हम मेल करके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, लार्ज डेटा को हम बहुत ही कम कॉस्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनेस्ट आंसर्स हमें मिल सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। नो इंटरव्यू, तो कोई बायसनेस ही नहीं होगी और रिस्पोंडेंट को कन्विंस कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ पर आने जाने का काम भी नहीं होता है, ईजिली हम लोग क्या करते हैं, पीपल से रीच कर सकते हैं बिना ट्रेवल किए। लिमिटेशन क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, थोड़ा लंबा समय लगाते हैं लोग रिस्पॉन्ड करने में, मेल को टाइप करने में समय लगाएंगे, कॉल को उठाने में समय लगाएंगे, है ना, ऐसा भी होता है। बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत लोग तो लिखने की वजह से रिस्पॉन्स ही नहीं करते मेल में, ठीक है। बहुत लोग कॉल्स देख लेते हैं तो कॉल्स नहीं उठाते, तो बहुत टाइम लग जाता है और रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, सेकेंड वन है टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग। यहाँ पे क्या होता है, ये क्विक मेथड होता है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन समझा सकते हो और रिस्पोंडेंट उसका जवाब दे सकता है। यहाँ पे सैम्पल जो होता है वो ज़्यादा आपके पास कंट्रोल होता है, ठीक है, ग्रेटर कंट्रोल होता है आपके पास, यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट हाई होता है, ठीक है। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई कॉस्ट होती है क्योंकि हमें मोर स्किल्ड, अच्छे स्किल्ड इंटरव्यूअर चाहिए होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न होता है यहाँ पर। स्टैंडर्डाइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे पूरी तरह से, और गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यूइंग पर। पर्सनल इंटरव्यूइंग का मतलब है कि 1-on-1 बात करके इंटरव्यू करना। ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड होता है। इंटरव्यूअर रियल टाइम में फीडबैक ले सकता है, ठीक है। इसमें विजुअल्स दिखाए जा सकते हैं जैसे प्रोडक्ट ऐड वगैरह, ठीक है। और जो ट्रेन इंटरव्यूअर होते हैं वो रिस्पोंडेंट की अटेंशन को बहुत ईजिली गेन करके उनकी जितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो गाइड कर सकते हैं, इश्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जो सिचुएशंस हैं वो इंटरव्यू को समझा सकते हैं, ठीक है। जो पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनर होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हम फेयरली और क्विकली इंटरव्यू कर सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीज़मेंट के बारे में या पैकेज के बारे में, ठीक है। और ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके रिएक्शन और उनके बिहेवियर को भी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरव्यूइंग इंटरसेप्ट। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये मार्केटिंग, रिसर्च, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। इट अलाउ रिसर्चर्स टू नो रिसर्च नोन प्लेसेस इन शॉर्ट टर्म, तो नोन प्लेसेस पे रिसर्च कर पाता है छोटे समय में, ठीक है। बढ़िया मेथड होता है लोगों तक पहुंचना जहाँ पे हमें उनका नेम और उनका एड्रेस ना पता हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग घर पे बात कर सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं, स्ट्रीट में या फिर शॉपिंग मॉल, जहाँ मिल गए वहीं पे बातें करने लग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं पे भी इंटरव्यूइंग हो सकती है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है उसको इंटरव्यू की जो के साथ कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कुछ मिनट से कुछ घंटे भी लग सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, हम जजमेंटल सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी कुछ लिमिटेशन, यहाँ पर जो एरर और बायसनेस होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जो इंटरव्यूअर होता है कभी कभी वो सर्टेन ग्रुप या सर्टेन जेंडर से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग। फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग क्या है, यहाँ पे 6 से 10 लोग बुलाकर एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ट्रेंड मॉडरेट्स हैंडल करते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है और एनालिसिस भी किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6 से 10 लोगों को बुलाया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, ठीक है। अपना प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। और फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्हें रिफ़्रेशमेंट मिलते हैं, ठीक है। एक रिलैक्स एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट या इंडस्ट्री के बारे में ग्रुप ऑफ पीपल को, ओके। नंबर 3, मॉडरेट स्टार्ट्स विद ब्रॉड क्वेश्चंस। जो मॉडरेटर होता है वो ब्रॉड क्वेश्चन से स्टार्ट करता है ताकि जो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं वो और ज़्यादा उन्हें इंकरेज किया जा सके, ताकि वो और ज़्यादा खुलकर बात कर सके, अपनी बात को रख सकें। इसके साथ साथ ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में सब्जेक्ट एरिया, किस सब्जेक्ट एरिया से हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। होता है हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, चाहे लिख कर चाहे वीडियो टेप पर, ठीक है, ताकि हम उसे बाद में पढ़ा जा सके।
अब इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है टेलीफोनिक सर्वे से ज़्यादा। इसके साथ साथ ग्रुप इंटरव्यू स्टडीज़ कीप द सैम्पल साइज स्मॉल। अगर हम छोटे छोटे ग्रुप में बात करेंगे तो हमारी सैम्पल साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हम चीज़ों को जनरलाइज कम कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यूअर जो है वो बायसनेस कर सकता है। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर का क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चनियर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का ग्रुप होता है जो रिस्पोंडेंट से आंसर लेने के लिए होता है। अगर रिसर्चर खुद क्वेश्चंस पूछता है तो इसे इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चनियर भी ना काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लोज एंड, एक होता है ओपन एंड, एक होता है कंबाइन एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज एंड। क्लोज एंड में क्या होता है, यहाँ पे फिक्स ऑप्शंस होते हैं, या मैं कहूँ कि MCQ फॉर्म होता है, या फिर स्केल्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था लिकर्ट स्केल होती है, गटमैन स्केल होता है, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आपको पहले से ही MCQ फॉर्म में आपको ऑप्शन दे जाएंगे कि आपको उन्हीं ऑप्शंस में से कुछ टिक करना होगा। ठीक है, ये इजी और सिंपल एनालिसिस के लिए होता है ताकि हम चीज़ों को जल्दी और आसानी से एनालाइज कर सकें, और ये ग्रुप लार्ज सैम्पल्स में यूज़ इन्हीं का होता है। ठीक है, जहाँ पे सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का या क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स। यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट जो होता है वो अपने शब्दों में आंसर देता है। मान लीजिए मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, तो रिस्पॉन्डेंट जो है वो अपने शब्दों में उसका आंसर लिख कर देगा, और हर एक व्यक्ति का आंसर दूसरे व्यक्ति के आंसर से डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे उनका ओपिनियन अलग अलग होता है, और हम उनके इन डेप्थ ओपिनियन जान पाते हैं, या फिर हमें उनका इन डेप्थ ओपिनियन मिल पाता है ओपन एंड क्वेश्चन से। मान लीजिए एक और एग्जांपल, आपको मेट्रो सर्विस कैसी लगती है, तो हर एक इंसान के अपने अलग एक्सपीरियंस होगा, हर एक इंसान का वे ऑफ राइटिंग अलग होगा, तो वो अलग अलग चीज़ें लिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल नहीं होती है जिस बेसिस पे हम इसे करने वाले हैं, फिर MCQ बेसिस पर नहीं होता ताकि हम इसे अच्छे से ईजिली एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तीसरा है कंबाइंड क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है, आपके पास थोड़े से ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़े से लिखने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरह आपको खुद से लिखना भी पड़ेगा, और क्लोज एंड क्वेश्चंस की जैसे आपको यहाँ पर MCQ फॉर्म में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जानेंगे एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसे बन सकता है। हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चंस आपके क्लियर, अनबायस्ड और इजी होने चाहिए सामने वाले को समझने में। ठीक है, आते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है सेलेक्टिंग सैम्पल्स। जो सैम्पल होता है ना वो शो करता है, एक छोटा फॉर्म होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो अगर मैंने किसी चीज़ का सैम्पल लिया है तो वो ओवरऑल मिनिएचर होता है एक पॉपुलेशन का। ठीक है, पहले हम इसको डीप में समझेंगे, तो सबसे पहले पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। ये वो पूरा ग्रुप होता है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको इंडिया के स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स पर रिसर्च करनी है तो इंडिया के सभी स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन हो जाएंगे। पॉपुलेशन को N से डिनोट किया जाता है। ओके, अब सैम्पल क्या होता है? सैम्पल पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा होता है। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तब हर एक मेंबर से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम सैम्पल्स लेते हैं। सैम्पल को N से डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन को जो हम डोनेट करते हैं वो कैपिटल N से करते हैं, और जो सैम्पल को हम डोनेट करते हैं वो स्मॉल n से करते हैं। ओके, सैम्पलिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, ये ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देती है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम हमारा बचाती है क्योंकि हम सारी पॉपुलेशन को तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए सैम्पल लेकर थोड़ी पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं और उन्हें जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है, अगर पॉपुलेशन सिमिलर या कंसिस्टेंट हो तो छोटे सैंपल से भी सभी सही रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे सैंपल की क्या क्वालिटीज़ होंगी? एक अच्छा सैंपल वो होता है जो पूरे पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। अगर सैंपल बायस्ड होगा तो रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, वैलिड रिसर्च,
डिपेंड करती है सैम्पल की क्वालिटी पर, इसलिए सैम्पल होमोजीनियस या फिर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ओके, अब क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सैम्पल के सिलेक्शन को? ठीक है, आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है सैम्पल साइज़। क्या है सैम्पल साइज़? सैम्पल जितना बड़ा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बड़ा सैम्पल का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, सो बैलेंस बनाना पड़ता है। सेकेंड है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो सैम्पल साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक की। तो सैम्पलिंग टेक्निक ना दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो होती है रैंडम और एक होती है नॉन रैंडम। तो रैंडम सैम्पल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन है उसके पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। मान लीजिए 100 हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो मैं रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, किसी को भी उसमें से पिक कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसमें से सेलेक्ट होने के चांसेस सबके बराबर होंगे वहाँ पर। ठीक है, आप रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के वो नोन होते हैं और सबके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ठीक है, सेकेंड वन है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो यूज़ करते हैं स्ट्राटा, जिसका मतलब होता है लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रुप, कोर स्ट्रीम एक्सेट्रा। फिर हर स्ट्राटम से प्रोपोर्शनेट सैंपल लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 600 लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं और 400 लोगों ने कॉमर्स, तो सैंपल ऑफ 100 में से 60 ह्यूमैनिटीज़ और 40 कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में। ठीक है, तो दो अलग अलग क्या बनेंगे, स्ट्राटा बनेगा या फिर मैं कहूँ लेयर्स बनेंगी, दो पार्ट में डिवाइड होंगे ये। फिर सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ क्लस्टर सैंपल। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तब क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, जैसे पहले स्टेट सेलेक्ट करो, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विलेज। हर लेवल पर रैंडम सिलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे लेवल्स बना दिए गए और हर लेवल में से कुछ ना कुछ हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक, पहले स्टेट आ गया, स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर विलेज, ऐसे करके होता है, फिर हम बोलते हैं उसे क्लस्टर सैम्पलिंग। अब आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें सभी मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता है। ठीक है, रिसर्चर की कन्वीनियंस जजमेंट पे सैंपल सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये रैंडम नहीं होता, इसमें हम लोग रैंडमली किसी को नहीं उठाते, हम इसमें जानबूझकर लोगों को उठाते हैं या फिर पिक करते हैं पॉपुलेशन में से, ताकि हमारा सैम्पलिंग ईजी हो पाए और काफ़ी टाइम कम ले, या फिर टाइम कंज्यूमिंग कम हो, या फिर इनएक्सपेंसिव कम हो। ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग भी आ गई, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर को जो चीज़ इजी लगती है सेलेक्ट करने में वो उसे ही उठा लेता है। ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है जो उसको ईजी लगता है, या फिर मैं कहूँ जो डेटा ईजिली अवेलेबल है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे कर लेना, तो ये क्या है, हम इसी को कर लेते हैं, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई है। फिर आता है जजमेंटल और पर्पोजिव सैम्पलिंग। रिसर्चर अपनी समझ से वो लोग चूज़ करता है जो सही डेटा दे सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। ठीक है, यहाँ पे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग या जजमेंट के अकॉर्डिंग वो सैम्पल्स को सेलेक्ट करता है। कोटा सैम्पलिंग, यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, इंटरव्यू करता है प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पीपल के डिफरेंट कैटेगरीज से। मान लो 2 डिफरेंट कैटेगरीज है, एक मेल है फीमेल, तो दोनों से क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा। और मान लीजिए 10 फीमेल से किया, 10 मेल लोगों का इंटरव्यू लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि हम ईजिली सैम्पल को कलेक्ट कर पाएँ और वेराइटी ऑफ सैम्पल भी हो जाए, मतलब 2 कैटेगरी में हमें सैम्पल भी मिल जाए। ठीक है, और इनके कन्वीनियंट, इनके लोकेशन के कन्वीनियंट भी हो, वो इनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो वहाँ पर। ठीक है, डेटा भी ईजिली अवेलेबल हो। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग ज़्यादातर मार्केट रिसर्च में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, किसी भी पर्सन से एक्सीडेंटली मिल जाता है और उसी को अपने सैंपल में ऐड कर लेता है। ओके, फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुझे ना रिसर्च करनी है स्मोकर्स के ऊपर, तो जो स्मोक करते होंगे मैं ना उनके पास जाऊँगी,
और उनसे बात करूँगी तो मुझे पता चलेगा उनके थ्रू कि वो और लोग भी हैं जो स्मोक करते हैं, फिर मैं उनसे बात करूँगी इनके थ्रू, और फिर उनसे मिलूँगी तो वो बताएंगे और भी लोग हैं जो स्मोक करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, एक नेटवर्क बन जाएगा और मैं उन्हीं लोगों से मिल पाऊँगी जिनका डेटा मुझे कलेक्ट करना है। ओके, तो ये होता है स्नोबॉल। जान पहचान में ही वो लोग निकल आते हैं और हम क्या करते हैं, उन्हें इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, वो हमारे सैम्पल, ये एक तरह का नेटवर्किंग होता है। ठीक है, फिर आता है डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? पहले है सैम्पल इटसेल्फ, किसको सर्वे करना है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं सबसे पहले। फिर पूछते हैं सैम्पल साइज, सैम्पल साइज कितना होगा, बड़ा सैम्पल होगा तो रिलायबल डेटा मिलेगा, छोटा सैम्पल होगा तो कम रिलायबल डेटा मिलेगा। ठीक है, फिर आती है सैम्पलिंग, सैम्पल चूज़ कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से, ये हम डिसाइड करते हैं। सैम्पल साइज फॉर एनी रिसर्च स्टडी डिपेंड अपॉन 4 P's। तो सैम्पल साइज जो होता है वो किसी भी रिसर्च का 4 P पे डिपेंड करता है। एक है पर्पस, हम किस पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं। पॉपुलेशन, साइज और नेचर क्या है पॉपुलेशन का जिसका स्टडी करने वाले हैं हम। प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम है, कितना बजट है, कितना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। पब्लिशिंग, इम्पॉर्टेंस क्या है इस स्टडी का, जो स्टडी करें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्टेप 5 पर आते हैं राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल लिखना रिसर्च प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब कोई रिसर्चर किसी नए टॉपिक पर काम करने का प्लान करता है, चाहे वो मास्टर्स थीसिस हो या PhD प्रोजेक्ट या किसी कॉरपोरेट का प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है। ये रिसर्च प्रपोजल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो अप्रॉक्स 3 से 7 पेजेस का होता है। इसमें पूरा प्लान एक्सप्लेन किया जाता है कि रिसर्चर क्या रिसर्च करेगा, कैसे रिसर्च करेगा, क्यों रिसर्च करेगा और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ये एक ऐसी आउटलाइन होती है रिसर्च प्रोसेस की जो रीडर्स को बताती है कि रिसर्च किस टॉपिक पर करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेथड्स होंगे, किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, क्या टाइम लगेगा, कितना बजट चाहिए या क्या और कॉपरेशन चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें बताता है रिसर्च प्रपोजल। अब इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। पहला है नीड ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, ये बताता है कि ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ क्लियर होती है। ठीक है, दूसरा है बेनिफिट एंड बेनिफिशरीज, किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, किनको फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा ये बताया जाता है। द टाइप ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड एंड द मीन टू बी कलेक्टेड ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे और किस के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये बताया जाता है यहाँ पर। फिर आता है टाइप ऑफ एनालिसिस, हम किस तरह का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या वो क्वालिटेटिव होगा या क्वान्टिटेटिव होगा। हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प की ज़रूरत है, अगर है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, उनका नाम। ड्यूरेशन, फैसिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कितना समय लगेगा, कितना फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी या कितना पैसा चाहिए होगा। प्रोफाइल एंड क्रीडेंशियल ऑफ द प्रपोजर, जो प्रपोजर है उसका प्रोफाइल चाहिए, उसके क्रीडेंशियल्स चाहिए, जो रिसर्चर है उसका बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशंस क्या हैं ये भी मेंशन करनी होती हैं। ओके, इसके बाद आता है कलेक्टिंग डेटा। प्रपोजल बनने के बाद अगला स्टेप होता है डेटा कलेक्ट करना। डेटा वो इन्फॉर्मेशन होता है जिससे आप रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हर रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करना का मेथड अलग होता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च, बजट ऑफ रिसर्च, टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च या एक्यूरेसी लेवल रिक्वायर्ड एसेट्रा। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। तो पहला तो एक होता है प्राइमरी मेथड और दूसरा एक होता है सेकेंडरी मेथड। ठीक है, तो कुल मिला के 2 मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। प्राइमरी मेथड वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, हमने भी पीछे ही पढ़ा था। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो पहले से किसी और ने कलेक्ट की है उसको इस्तेमाल करने को कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जैसे बुक जर्नल्स, कंपनी रिपोर्ट, गवर्नमेंट की डेटा एक्सेट्रा, ये सेकेंडरी डेटा होते हैं। अब प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसे कलेक्ट करने का सबसे पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन से। रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करता है लोगों को बिना उनसे बात किए। ठीक है, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको दूर से देखेंगे कि उनका क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना डेटा जो उन्हें कलेक्ट कर रहा है वो डेटा को वो कलेक्ट कर लेंगे। जिस चीज़ के लिए वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को या उसकी चीज़ों को वो मेजर करते हैं और अपना डेटा को लिख लेते हैं।
और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव और लिमिटेड डेटा मिलता है यहाँ पर, ओके। सेकेंड होता है पर्सनल इंटरव्यू। जब हम उनसे फेस टू फेस बातचीत करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमें आंसर्स मिलते हैं और वो हम डेटा अपना कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है और ये हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जल्दी मिल जाती है। एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यहाँ पे हम फ़ोन पर क्वेश्चंस पूछते हैं। ये फास्ट मेथड होता है, कन्वीनियंट होता है, पैसे कम लगते हैं, बस यहाँ पे रिस्पॉन्ड जो होता है वो थोड़ा लेट मिल सकता है हमें। मेल क्वेश्चनेयर, क्वेश्चंस पोस्ट मेल के थ्रू भेजे जाते हैं, रिस्पॉन्डर अपने हिसाब से फिल करके वापस भेजता है। ये इकोनॉमिक और बिजनेस सर्वे में बहुत कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स लेट आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो मेल को इग्नोर भी कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें 100% रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या फिर हमें 90% रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि सारे लोग हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फिर आता है शेड्यूल्स। ट्रेंड एन्यूमरेटर्स लोगों के घर जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्डेंट के आंसर्स पे बेस पर फॉर्म को फिल किया जाता है। सुपरवाइज़र थोड़ा रैंडम चेकिंग भी करता है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 7, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे प्रोसेस और एनालाइज करना पड़ता है ताकि उसे यूज़फुल कंक्लूजन निकाला जा सके। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, कैसे एनालाइज करेंगे भाई डेटा को हम लोग, ठीक है। उसे एनालाइज, प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप होता है कि डेटा को रेलेवेंट बनाना, पहले डेटा को क्लासीफाई करना, उसे रेलेवेंट बनाना ताकि हम उसे पढ़ सकें ईजिली। उसे एनालाइज करने के लिए पहले डेटा को सिंप्लीफाई करना होता है, ओके। तो पहला काम होता है एडिटिंग। ये स्टेप होता है कि डेटा को क्लीन करना, गलतियाँ, ब्लैंक्स, इररिलेवेंट डेटा को हटाना वहाँ से जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, ताकि आपकी जो डेस्क थोड़ी सी क्लीन लगे। आपने जहाँ पे रिपोर्ट बनाई थी पहले, उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि आपको क्या डेटा चाहिए, क्या डेटा इररिलेवेंट है, क्या हटाना है, ये सब चीज़ें। फिर आता है कोडिंग। डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक जेंडर में मेल और फीमेल में, तो मेल में कितने रिस्पॉन्ड किए, फीमेल में कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किए, इनकम कितने लोगों की हाई है, कितने लोगों की लो है, ऐसे करके कोड्स जो है वो एंटर किए जाते हैं एनालिसिस के लिए। इसके बाद आता है टेबुलेशन। डेटा को हम लोग टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि एनालिसिस हमारा इजी हो जाए। इसके बाद आता है कंटेंट एनालिसिस। ये होता है क्वालिटेटिव डेटा में हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं। इंटरव्यूअर्स या ओपन एंडेड रिस्पॉन्ड को एनालाइज करके कॉमन थीम्स या पैटर्न्स निकालते हैं हम लोग, ओके। डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सकें, चाहे आपका डेटा न्यूमेरिकल हो या डिस्क्रिप्टिव। फाइनल एनालिसिस आपके रिसर्च की फाइंडिंग को सपोर्ट करेगा या रिफ्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब हमारे पास बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे इनकम क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, तो इन सब चीज़ों के डेटा को समझने के लिए ना हम डेटा को पहले क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अगर हम इन्हें एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई करेंगे डेटा को। तो पहले इसमें आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। इसमें सिर्फ एक एटीट्यूड देखा जाता है, लाइक एग्जाम्पल MBA डिग्री वाले और ना MBA डिग्री वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ही तरह क्लासिफिकेशन होती है, आप MBA डिग्री में हो या नहीं हो, सिंपल क्लासिफिकेशन है। आपने BCom किया है कि नहीं किया है, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, येस और नो वाला, ओके। सेकेंड वन होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो या उनसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक साथ देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे जेंडर के साथ साथ आप PG या PhD डिग्री में क्लासीफाई करते हो कि नहीं। मान लीजिए मैंने पूछा जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, PG डिग्री या PhD, तो यहाँ पे आपको येस नो और टोटल बताना है। तो आप पहले अपना जेंडर बताओगे, ठीक है, PG डिग्री है या नहीं है उसमें येस और नो बताओगे, या PhD डिग्री है कि नहीं उसमें आप येस और नो बताओगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशंस होती हैं आपके पास,
ओके। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, इसमें डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, लाइक इनकम, एज, वेट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा होता है जिसे हम लोग स्टैटिक्स ऑफ वेरिएबल एंड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनकी इनकम किससे 2001 से लेकर 4000 तक है, तो ये एक कैटेगरी में आ गए, या ठीक है एक क्लास में आ गए। या फिर 4001 से लेके 6000 तक जिनकी इनकम है वो एक कैटेगरी में आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो नंबर ऑफ आइटम्स इन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओके। अब आता है टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब है क्लासिफाइड डेटा को एक ऑर्गेनाइज टेबल के रूप में प्रेजेंट करना ताकि उसे आसानी से एनालाइज किया जा सके, ओके। टैबुलेशन का क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? स्पेस बचाता है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हमें कम होती है, कंपैरिजन हमारा ईजिली हो जाता है, एरर्स और ओमिशन आसानी से नज़र आ जाते हैं हमें, ठीक है। और स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो ज़्यादा ईजिली या फिर हम कहें आसानी से हो सकता है, ओके। अब कुछ टाइप्स भी होते हैं टैबुलेशन के। कितने में डिवाइडेड है टैबुलेशन? टैबुलेशन डिवाइडेड है सिंपल टैबुलेशन और कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन में। किस में डिवाइडेड है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन में। सिंपल टैबुलेशन कहता है सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, लाइक जेंडर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, लाइक जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इनकम हो गया, इन सब पर बेस्ड होगा, ओके। नेक्स्ट वन वी हैव एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को समझने और उनको मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने की प्रोसेस को एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। जो डेटा होता है, टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो होता है कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं, लाइक थीम क्या है, कोड क्या है, रिस्पॉन्सेज को क्लैरिफाई करना, फाइनल रिपोर्ट को इंक्लूड करना, मतलब ये सब कुछ क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, सब रिटर्न फॉर्म में होगा। यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे ज़्यादा, यहाँ पे कंटेंट मैटर करता है। यहाँ पे कंटेंट को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और उसी पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीम्स होती हैं, कोड्स असाइन करते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस को वेरीफाई किया जाता है। जैसे लिखा है आइडेंटिफाई द मेन थीम। मेन थीम क्या है? हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, असाइन करते हैं कोड्स, उन थीम्स को हम कोड असाइन करते हैं, ठीक है। फिर क्लासीफाई करते हैं रिस्पॉन्सेस को मेन थीम के अंदर, फिर इंटीग्रेट करते हैं थीम को, रिस्पॉन्सेस को इन द टेक्स्ट फॉर्म में रिपोर्ट के अंदर, ओके। एक बार से आप रीड करना, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यहाँ पर क्या होता है? लार्ज सर्वे होते हैं न्यूमेरिकल डेटा में, ठीक है। वो भी टू फॉर्म्स में होते हैं, एक होता है मैनुअल डेटा, एक होता है डेटा एनालिसिस यूजिंग अ कंप्यूटर। तो मैनुअल में क्या होता है? छोटे सर्वे होते हैं, ठीक है। छोटे सर्वे हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे छोटे सर्वे ही ईजिली पॉसिबल होता है हमारे द्वारा किया जाना। एक होता है मैनुअल डेटा, एक होता है डेटा एनालिसिस यूजिंग द कंप्यूटर। जो मैनुअल डेटा होता है वो क्या होता है? स्मॉल रीजनेबली स्मॉल रिस्पोंडेंट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? संख्या जो होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज, वो भी क्रॉस टैबुलेशन के फॉर्म में, ओके। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेकिन ईजीएस्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है डेटा एनालिसिस यूजिंग अ कंप्यूटर। यहाँ पर हम लोग SPSS का इस्तेमाल करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, ओके। और यहाँ पर क्या होता है? डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं। जैसा मैंने कहा यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर होता है वो SPSS होता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मकसद होता है ये पता लगाना कि जो अनुमान हमने पहले लगाया था वो डेटा द्वारा प्रूव हुआ या नहीं। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी होते हैं, जैसे होता है काई स्क्वायर टेस्ट होता है, एक टी टेस्ट होता है, एक एफ टेस्ट होता है। तो हम ये सारे जो टेस्ट है ना ये आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट या एफ टेस्ट। ठीक है, जिसे डेवलप किया गया है स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए। ठीक है, ताकि हम टेस्ट कर सकें। और टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ओके, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट करके सही पाई जाती है तो हम इसे थ्योरी को जनरलाइज कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेटा के फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेशन से अक्सर नए रिसर्च क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जनरलाइजेशन तभी पॉसिबल होती है जब हमारा पॉपुलेशन साइज लार्ज हो और हमने बायस फ्री रिसर्च की हो। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी हमारा आउटपुट निकल के आउटकम निकल के आता है वो पूरी पॉपुलेशन पे लागू हो सकता है, हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, अब हमारा स्टेप 8 है जो कि है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। रिपोर्ट बनाना आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें रिसर्चर अपना पूरे काम को दुनिया के सामने पेश करने वाला होती है या फिर कहते हैं प्रेजेंट करने वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो पहले हम देखते हैं रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट। ट्रेडिशनल रिटन रिपोर्ट्स कैसी होती थी पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले होता था टाइटल पेज। आपने देखा है रिसर्च लिखते वक्त सबसे पहला पेज आता है टाइटल पेज। इस पर क्या होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट का नेम होता है, टाइटल होता है, रिसर्चर का नाम होता है, पर्पस होता है रिसर्च का। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, अ रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिटेड ऑन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली फॉर द डिग्री ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल है पहले, सबसे पहले रिसर्च का, उसके बाद रिसर्चर का नेम है, उसके बाद पर्पस ऑफ रिसर्च लिखी हुई है, इसके बाद सबसे एंड में डेट ऑफ पब्लिकेशन आता है। ये ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट शो करते हैं, हेडिंग्स और चैप्टर्स यहाँ पे शो किए जाते हैं। सबसे पहले कंटेंट में आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस सब पेज नंबर, फिर चैप्टर्स जितने भी आपने यहाँ पे लिखा हो, चैप्टर्स भी सीरियल वाइज होने चाहिए। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप फ्रेमवर्क एंड रिव्यू लिटरेचर लिखते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन, इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी एंड कंक्लूजन, फिर सजेशंस होते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है, अपेंडिसेस होता है, फिर आता है क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, जो आप अटैच कर सकते हैं। फिर आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब आपने टेबल्स जो इन सारे कंटेंट के बीच में जो आपने टेबल्स का इस्तेमाल किया होगा उसकी लिस्ट होती है। तो यहाँ पे उसका लिखने का तरीका ऐसा होता है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल को आप नंबरिंग करते हो टेबल की, और उसके बाद आपको अलग से यहाँ पे शो करते हो कि टेबल नंबर 1 में आपने उसका टाइटल लिखोगे और आपने किस पेज पे उस टेबल को शो किया आप वो लिखोगे। सेकंड टेबल आपने जो बनाई थी उसका टेबल नंबर 2, वो टेबल किस बारे में थी वो, और वो उसका पेज नंबर क्या है वो आपको शो करना है। ओके, इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब आपने जितने भी फिगर्स बनाए थे आप उनको भी मेंशन करेंगे। फिगर्स का भी नाम होगा, फिगर्स भी की भी नंबरिंग होगी ना, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, उसका भी खुद का कोई टाइटल होगा, क्या वो पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, उसका टाइटल लिखेंगे, और आपने किस पेज नंबर पे उसको शो किया आपको वो भी शो करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सेकेंड चीज़ होती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पर होता है हम थैंक्स करते हैं प्रिंसिपल को, इंस्टीट्यूट को, अपने टीचर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को कि आपने हमें गाइड किया, तभी हम यहाँ तक इस रिसर्च को लेकर आ पाए। ओके, इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था या फिर जो रिसर्च है उसका बैकग्राउंड नॉलेज हम यहाँ पर शो करते हैं। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो की जाती हैं। फिर आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर हम शो करते हैं बैकग्राउंड रिसर्च की इंफॉर्मेशन, कहाँ से हमने जो ये रिसर्च की है उसका बैकग्राउंड क्या था, या हमने किसके रिसर्च को देखकर हमने ये रिसर्च को कंटिन्यू किया या फिर इस रिसर्च को ऑप्ट किया है। ठीक है, वो शो करते हैं कि हमारा लिटरेचर रिव्यू क्या है। ठीक,
ये इंक्लूड करता है बैकग्राउंड रिसर्च की इंफॉर्मेशन कि हमें कहाँ से इसका बैकग्राउंड मिला, ठीक है, किसकी लिटरेचर रिव्यू करके हमने या फिर किसके रिसर्च को पढ़कर हमने बेस बनाकर हमने अपना ये रिसर्च किया है, ठीक है। कुल मिला के हमें यहाँ पे ये शो करना होता है, ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन से डेटा को पढ़कर हमने ये रिसर्च को कंटिन्यू किया है, इस रिसर्च को अपना बेस बनाया है, ठीक है, उसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आती है रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे शो करते हैं कि डेटा को हमने कैसे कलेक्ट किया था, सैम्पलिंग कैसे की थी, टूल्स का कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया था, ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। फिर आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम बताते हैं टेबल, ग्राफ्स एंड चार्ट्स को, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन देते हैं सब चीज़ों की, ठीक है। जितनी भी क्वान्टिटेटिव सर्वे थे या टेबल्स थी, ग्राफ थे, पाई चार्ट्स थे, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर बताते हैं, ओके। फिर आता है समरी एंड कंक्लूजन। यहाँ पे जो फाइनल फाइंडिंग्स होती हैं कि हमें एट द एंड क्या क्या पता चला, हम वो चीज़ें यहाँ पे शो करते हैं। फिर आती है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होता है या फिर हम किसी क्लाइंट के लिए रिसर्च कर रहे थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हम उसे क्या सजेशंस दे सकते हैं फर्दर, ठीक है, उसके लिए होता है रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। इसके बाद है लिस्ट ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। आपके रिसर्च रिपोर्ट में एंड में एक सेक्शन होता है जिसमें आप बताते हैं कि कौन सा सोर्स यूज़ किया गया है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी। अगर आपका सोर्स बुक था तो ऑथर का सरनेम होगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी, टाइटल ऑफ बुक होगा या प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर होगा। और अगर आपने जर्नल का इस्तेमाल किया तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको आर्टिकल का नेम, आर्टिकल का टाइटल लिखना है, फिर जर्नल का नेम लिखना है टैलिक्स में, और उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पेजेस को मेंशन करना है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है अपेंडिसेस। अगर आपने रिसर्च के लिए क्वेश्चनर बनाया है या इंटरव्यू शेड्यूल डिज़ाइन किया है तो उन्हें रिपोर्ट के एंड में अपेंडिक्स के फॉर्म में अटैच किया जाता है, ठीक है। ये पेज या वर्ड काउंट में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपके रिसर्च और डिटेल समझने के लिए इन्हें देख सकता है, ओके। लास्ट होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के एंड में एक सर्टिफिकेशन देना होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि ये काम आपका ओरिजिनल वर्क है और गाइड, कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल उसे अप्रूव भी करता है, ठीक है। और इसका ये फॉर्मेट भी होता है, सर्टिफाइड दैट दिस रिसर्च प्रोजेक्ट इज टाइटल लिखना है, इज बोनाफाइड रिकॉर्ड ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय, अपना नाम, फॉर फाइनल ईयर डैश टेक्निकल रिसर्च प्रिंसिपल गाइड कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ओके। तो लर्नर्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।